हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। क्लास 12th में बोर्ड्स की प्रिपरेशन में आपकी मदद करने के लिए ये वन शॉट वीडियो है जो कि डिटेल्ड वन शॉट हैं, सारे फंडे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डुअल नेचर का। चैप्टर नंबर 11 है आपका और डुअल नेचर का पूरा डिस्कशन मैं करने वाला हूं। आपको बहुत ही सरलता से पूरा चैप्टर एक झटके में समझ में आने वाला है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और इसके पहले के वन शॉट या PYQs या NCERT सॉल्यूशन वगैरह देखने हो तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। एक हाई क्वालिटी या टॉप क्वालिटी वन शॉट वीडियो। तो ये रहा चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वन शॉट वीडियो है, सभी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके लिए, आपकी सरलता के लिए मैंने एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है, यानी यहां पर सारे वीडियोस जो मैं बना रहा हूं आपके लिए वो लिख दिए हैं हेडिंग के साथ, टाइटल के साथ, और साथ में लिंक पेस्ट कर दिया है, जिससे आप आसानी से जो भी वीडियो चाहे देख सकते हैं। जैसे कि देखिए वन शॉट का ये हेडिंग है, चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जो भी वीडियो देखना है क्लिक करेंगे प्ले पर तो ये चालू हो जाएगा वीडियो। PYQs इधर पढ़े हुए हैं, डेरिवेशंस का वीडियो ये है, NCERT सॉल्यूशंस के ये वीडियो हैं, प्योर गोल्ड सीरीज ये है, और भी जो जो चीजें आती जाएंगी आपके लिए, MCQs वगैरह, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग, सब इसमें लगता जाएगा। ये लेटेस्ट आपके पास ऑल वीडियो लाइब्रेरी हमेशा रहती है। जैसे ही मैं कुछ चेंज करता हूं विद इन ए सेकेंड ये चेंज आप तक पहुंच जाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इस वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो इसको पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, अरविंद एकेडमी के होम पेज पे चले जाइए। यहां पर देखिए लिंक लगा हुआ है, इस लिंक को क्लिक करेंगे, ऐसे बगल में 3 4 5 लिंक खुल जाएंगे। पहले वाले लिंक को क्लिक कर दें आप और आप सीधे पहुंच जाएंगे ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर। तो ये तो एक तरीका है कि आपको याद नहीं रखना है कहां पे मिल रहा है। दूसरा, अगर इस वीडियो के तुरंत बाद कोई वीडियो देखना है और वहां नहीं जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, जैसे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत कहीं से सामना ना करना पड़े। तो एक तो होम पेज पे, दूसरा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा मिलेगा जिसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथ में इससे फायदा क्या होगा आपका कि आपका कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है, जो वीडियो आपकी इच्छा है, रिक्वायरमेंट है, वो देखिए। साथ में आपको यह भी पता रहता है कि अरविंद सर आपको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी सीरीज बना रहे हैं। तो कई बार बच्चे पूछते हैं, वन शॉट देख रहे होते हैं, सर PYQs भी बना दीजिए। अब पता लगा ऑलरेडी मैंने PYQs बनाए हैं लेकिन आपको मालूम नहीं चले, इसलिए ये शीट बड़ी काम की है और वीडियो लाइब्रेरी बड़ी काम की है कि PYQs आप देख रहे हैं, वन शॉट भी आपको दिख गया, देखने की इच्छा है तो देख लिया, कोई भी चीज आपकी देखने की इच्छा है तो आप देख सकते हैं। अब यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका अगर PDF मिल जाए उनको तो बड़ा अच्छा रहता है। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं। यहां पर PDF को अपलोड कर दूंगा और आप उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए बड़ी ही शानदार 2 स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं। आप जानते ही हैं कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो आपके लिए हम लोग लेके आ गए हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 12th PCM, 12th PCB वाले बच्चों के लिए। ये देखिए 12th PCM PCB आप मार्केट में लेने जाते हैं, अगर कोई भी PYQs की किताब फिजिक्स की ही लेने जाएंगे तो 300-400 रुपए की एक किताब मिलती है आपको। और हम लोगों ने कोशिश किया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों आपको केवल 299 में प्रोवाइड कर दिया जाए। ये 10 ईयर्स के क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फुली सॉल्व्ड है, ये फुली सॉल्व्ड है, सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। तो आप ये PYQs भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो इसको ले सकते हैं। 299 के अंदर ही 12th PCM या 12th PCB ले सकते हैं। और एक जबरदस्त चीज आपके लिए PCMB ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक। ये देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ऑल इन वन का मतलब है इस क्वेश्चन बैंक को लेने के और लगाने के बाद आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हजारों MCQ है, असर्शन, रीजनिंग है, केस स्टडी है, सैंपल पेपर है। और यहां भी मैं आपको थोड़ा कंपेयर करना चाहूंगा कि किसी भी अच्छे पब्लिशर का लेने जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन बैंक एक सब्जेक्ट का 700-750 रुपए तक मिलता है, और यहां पर 699 में हम लोग चारों सब्जेक्ट आपको मुहैया करा रहे हैं PCMB। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं PYQs और क्वेश्चन बैंक लेने के लिए, वो अरविंद एकेडमी ऐप से
इसको ले सकते हैं। ये है अरविंद एकेडमी ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके स्टोर सेक्शन में जाइए और इसको ले लीजिए। चलिए अब बात शुरू करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो करते हैं वीडियो शुरू। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन शॉट वीडियो फॉर डुअल नेचर। सभी कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपकी देखिए स्क्रीन पर रहा वर्क फंक्शन, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा आपको कि जो चैप्टर है ना, ये क्या कहता है आपसे विद इन 2 मिनट्स। जैसे नाम लिखा है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो आखिर डुअल नेचर रेडिएशन का क्या है और मैटर का क्या है। तो रेडिएशन का डुअल नेचर क्या है कि रेडिएशन तो खुद एक एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि रेडिएशन का डुअल नेचर है। भाई एनर्जी थी ही, साथ में पार्टिकल नेचर भी शो करने लगा। तो ये हम इनमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट है, उससे हम ये जानेंगे। 75-80% पार्ट इस चैप्टर का यही पॉइंट कवर करता है, ये प्रूफ करने में कि रेडिएशन के पास आपके पास पार्टिकल नेचर होता है, यानी डुअल नेचर होता है। अब मैटर की बात करते हैं कि मैटर के पास डुअल नेचर कैसा है। तो मैटर के पास ऑलरेडी मैटर वाला गुण है। मैटर वाला गुण क्या होता है? एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम होना। तो एनर्जी मोमेंटम दोनों है, यानी कि वो मैटर है, लेकिन उसके पास वेव भी एसोसिएट हो जाती है, तो उसके पास रेडिएशन वाला पार्ट यानी वेव वाला पार्ट भी आ जाता है। यानी एक मैटर के पास मैटर वाले गुण के साथ साथ, प्रॉपर्टी के साथ साथ वेव की भी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैटर का वो डुअल नेचर है। यही चैप्टर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, डुअल नेचर, दोहरा नेचर, रेडिएशन का भी और मैटर का भी। तो अब आपको यह समझ में आएगा कि इस चैप्टर में हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो पहला पोर्शन या आपके चैप्टर का 80% पार्ट शुरुआती रेडिएशन के पास मैटर वाली प्रॉपर्टी है या पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी है, यह सिद्ध करने में जाने वाला है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं, इसको खत्म करते हैं, फिर अगला पार्ट कि मैटर के पास वेव होता है वो देखेंगे। तो शुरुआत होती है भैया वर्क फंक्शन से। तो वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी मेटल पर या किसी भी मेटल पर अगर पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट कर पाए। तो जैसे ये मान लीजिए मेटल सरफेस है, अब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप हिट कर रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकले उसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ए वर्क फंक्शन। तो यही बात यहां पे लिखी है, जैसे एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से चुस्त दुरुस्त वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप लिख पाएं, इसलिए नोट्स काम आएंगे। इस वर्क फंक्शन को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं W0 से या फाई नॉट से, और इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और ये जो वर्क फंक्शन होता है वो मेटल के 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द मेटल क्या है, मतलब वो मेटल कौन सा है, भाई एल्युमिनियम है, कॉपर है, कुछ और है, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक मेटल्स होते हैं कौन से हैं। दूसरा उसकी कंडीशन क्या है। मान लो किसी के ऊपर कोई कोटिंग कर दी आपने, कोई पेंट कर दिया, कोई लेप लगा दिया, तो उसका सिचुएशन बदल जाएगा। तो ये 2 चीजें कि वो मेटल कौन सा है, नेचर ऑफ मेटल, एंड उसकी कंडीशन क्या है, इस पे डिपेंड क्या करेगा वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या चीज है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। बहुत सुंदर बात। अब आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है, जो हम बात कर रहे थे कि किसी मेटल पर से हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, तो ब्रॉडरली यहां 4 तरीके दिए गए हैं, झट समझ लेते हैं। पहली चीज क्या है? थर्मियोनिक एमिशन। मतलब कोई मान लीजिए मेटल है, फिलामेंट ले लीजिए, इस फिलामेंट में अगर हम करंट फ्लो कराएं तो हीट अप हो जाएगा, और हीट करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, कि इसको गर्म करके, चाहे हम करंट फ्लो करा के गर्म करें या किसी विधि से गर्म करें, गर्म करके अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये थर्मियोनिक एमिशन है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप बोलते हो थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात देखिए क्या है? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है? ये मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, इसके पास भाई इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, सब ऐसे यहां पर कोई पॉजिटिव चीज, आपने बहुत तगड़ी पॉजिटिव चीज रख दी, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, खींच के अपने पास, अगर ये बहुत ताकतवर हुए तो इलेक्ट्रॉन को वहां से
नोच लेंगे, मतलब समझ लीजिए घसीट लेंगे, तोड़ लेंगे। तो वो कार्यक्रम कैसे कराते हैं? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग बना दी हमने कि इलेक्ट्रॉन खींचा चला आया, हमने तोड़ लिया, निकाल लिया वहां से, ऐसा समझ लें। तो ये कहानी किसकी है? फील्ड एमिशन। वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है 10 की पावर 8 वोल्ट मीटर तक, जो इलेक्ट्रॉन नोचने का काम करती है। बात पकड़ में आई आपको। तीसरी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब कि यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप रेडिएशंस डालते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, तो इसे हम बोलते हैं फोटो, क्योंकि फोटो मतलब लाइट। तो लाइट के एमिशन से आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर लिखा है। लास्ट वाला है सेकेंडरी एमिशन। उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक मेटल है, इस पे एक एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन की टक्कर मार दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लो ऐसे ही, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गया, भिड़ गया, और उसने जिसको टक्कर मारी वहां से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा। तो ये 4 तरीके हैं जहां से आप एमिशन करा सकते हैं ब्रॉडरली इलेक्ट्रॉन का। तो वो आपके कोर्स में मैंने आपको बता दिया, और भी बड़ी शानदार चीजें बताने वाला हूं। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फिनोमिना है जहां पर एक मिनिमम या सुटेबल एनर्जी का रेडिएशन जब आप डालते हैं तो वहां से उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहां पर देखिए ये बात लिखी हुई है, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी चीज से, मेटल से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency। ये sufficiently high frequency किस लिए कह रहे हैं? अभी आप देखेंगे कि अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी रही तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आगे हम देखेंगे। तो कम से कम उतनी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, उससे कम होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल सरफेस पर सफिशिएंटली या सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस जब पड़ते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ जाते हैं, तो इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन, फोटो मतलब लाइट जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बढ़िया हो गई बात, बड़ी सरल सी बात है। अब ये कहानी ना कैसे ढूंढी गई, तो ये ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज का, लेवेंस और लिनर्ट्स का ये सब ऑब्जर्वेशंस आपके कोर्स में हैं। तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जो हर्ट्ज साहब थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी। तो उस समय वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के खोजने का। तो उस खोजने का एक्सपेरिमेंट कैसा था? यहां पर उन्होंने सेटअप वेटअप किया था हाई वोल्टेज, और यहां पर देखिए बहुत तगड़े स्पार्क पैदा करते थे वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट की जाती है, ये कोर्स में नहीं है आपके, आज से 2-4 साल पहले कोर्स में था। तो वहां पर क्या करते थे, हाई इंडक्शन कॉइल लगा के काफी तगड़ा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनाते थे, जिससे स्पार्किंग पैदा होती थी। और इससे दूर अलग एक रिसीवर रखते थे। तो जब यहां स्पार्किंग होने लगी तो यहां पर यहां पर भी रिसीवर में चीजें बदलने लगती थी। तो इससे वो सिद्ध कर पाए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इन दोनों में कोई कनेक्शन तो है नहीं, जुड़े थोड़ी हैं, तो इसका मतलब कोई चीज यहां बदल रही है, उसका असर दूर पर हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए काम कर पाए। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मामला क्या है, उसको देखते हुए तो इन्होंने क्या किया, जो एमिटर प्लेट्स थी यहां पर एक लैंप लगा दिया। ये देखिए एक लैंप लगा दिया जो अल्ट्रा वायलेट लाइट छोड़ रहा था। और जब इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट छोड़ी गई तो उन्होंने देखा ये जो स्पार्क होते हैं वो ज्यादा आसानी से होने लगे। पहले जो हो रहे थे उससे ज्यादा होने लगे और बड़ी आसानी से होने लगे। तो वही समझ गए कि यहां से ये जो लाइट हमने छोड़ी है इस पर, यहां से कोई चीजें यहां पर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इजेक्ट होना शुरू हो गए, तभी तो स्पार्किंग आसानी से हो पा रही है। अब बाद में ये खुजा 1897 में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जे थॉमसन ने के लिए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे ये साबित हुआ था उसी समय कि भाई जब हम अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज डालते थे एमिटर प्लेट पर तो वहां से निगेटिवली या इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़कर निकलते थे। तो यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो हर्ट्ज ने साहब ये 1887 में ही काफी हद तक रियलाइज कर लिया था। अब इसके बाद चीजें और आगे बढ़ती हैं, दूसरे ऑब्जर्वेशंस बताते हैं जो आपके कोर्स में हैं। जैसे
हेल्महोल्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से समझिएगा। कई बार आपके स्कूल में या बाकी जो लोग पढ़ाते हैं वो इस चीज को स्किप कर देते हैं, लेकिन क्लियर कट आपके कोर्स में लिखा हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ा के छोड़ूंगा आपको। तो चलिए भाई, तो हेल्महोल्ट्ज एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ये जो साइंटिस्ट साहब थे, इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज देखी। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया, आपको मालूम होगा एक गोल्ड फॉइल लगा देते हैं यहां पर, ये देखने के लिए कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं। अब इसको जिंक प्लेट यहां से कनेक्ट कर दी, जिंक प्लेट, और यहां यूवी रेज, यूवी लाइट इस पे फॉल कराई। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर ये न्यूट्रल है पहले, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। पहले अगर न्यूट्रल था तो यूवी रेज डलवाने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अगर ये निगेटिवली चार्ज था पहले, ये बाद में, अगर ये निगेटिवली चार्ज था तो अब ये न्यूट्रल हो गया है। और अगर पॉजिटिवली चार्ज था तो अब बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये पहले, ये बाद में, यूवी रेज डालने से पहले, समझ गए होंगे, पहले बाद, यूवी रेज डालने से पहले, यूवी रेज डालने के बाद। तो इससे क्या चीज दिखी कि न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पर कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए। भाई यहां पर कोई बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन फुदक के निकल जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो और दूसरे में निगेटिव से न्यूट्रल, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो निगेटिव के साथ पॉजिटिव आया, दोनों न्यूट्रल हो गए। तीसरे में पॉजिटिव है और फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा तो और पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका यह मतलब है कि इस प्लेटों से जो निकल रहे हैं भाई साहब, वो इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही हैं। तभी तो ऐसा घटना घटी जो आप देख पाए। ये ऑब्जर्वेशन किसका था, हेल्महोल्ट्ज साहब का। तो हेल्महोल्ट्ज साहब ने एक्सपेरिमेंट देख लिया और ये समझ गए कि भाई ये कहानी, इसके अंदर ही तीनों बातें लिखी जो मैंने आपको समझाई। ये इनका ऑब्जर्वेशन था, बड़ी अच्छी बात। अब लेनार्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि उन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहां पर एक बैटरी लगाई माइनस प्लस, इस प्लस को एक टर्मिनल से कनेक्ट किया जिसे एनोड बोला, और एक कैथोड है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। करंट नापने के लिए माइक्रो एम्पियर का एमीटर लगा दिया, और ये क्वार्ट्ज बल्ब लिया जहां पर एयर वेयर ना आ पाए, कुछ भी नहीं, सन्नाटा हो, और बाहर से हमने वहां पर ये अल्ट्रा वायलेट राइज इस पे फॉल कराई। जैसे ही हमने फॉल कराई, हमने देखा सर्किट में करंट फ्लो होने लगी, इसमें रीडिंग आ गई। और जब हमने इसको बंद किया तो रीडिंग मतलब 0 हो गई करंट। जब हम चालू करें तो करंट, यूवी रेज डाले तो करंट मिली, यूवी रेज डालना बंद किया तो करंट जाना बंद हो गई। तो उन्होंने कहा कि भैया यहां से जो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स, उस समय तो इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं था, बाद में खोजा गया, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस प्लेट से निकल रहे हैं। यूवी रेज डालने से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, ये इनका ऑब्जर्वेशन है। नहीं डाल रहे थे तो नहीं निकल रहे, डाल रहे तो निकल रहे। बड़ी सिंपल सी बात है, कहानी है सब। तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने कहा ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो निकल रहे हैं इस प्लेट से, बाद में जो थॉमसन ने ढूंढ निकाला था 1897 में कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे जिसको बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। ये किनका एक्सपेरिमेंट था, लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन था। तो हेल्महोल्ट्ज एंड लेनार्ड दोनों का ऑब्जर्वेशन और हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन मैंने प्यार से आपको समझाया। अब ये जो दोनों लोग थे हेल्महोल्ट्ज एंड लेनार्ड, इन्होंने एक चीज और ढूंढी और पता की जो आपके हमारे लिए काम की है। उन्होंने, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये बताया कि भाई इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट अगर हम डालेंगे तो एक को इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा यहां से, चाहे हम जो कर लें। 100 वाट की जगह 1000 वाट का भी बल्ब लगा दे, रोशनी डाल दे, तो भी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं हैं। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थी जिसे बोल रहे हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे हम देखेंगे इसी चैप्टर में, इसे न्यू नॉट से दिखाते हैं। अगर डालने वाली फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम है तो नो इजेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी अगर यूवी रेज में है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है जो इंसिडेंट है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, अगर
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर सकती हैं। ये एक खास और तगड़ा ऑब्जर्वेशन इन्होंने हम लोगों को बताया। और फिर ये बात वही लिखी हुई है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, जो हम लोग अभी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी का हो, मतलब कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, अगर कहीं पे फॉल करे मेटल सरफेस से तो जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन बाबूजी निकल रहे हैं इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मजा आ गया। मतलब कुल मिला के यहां हमें हमारा फंडा और कॉन्सेप्ट मजबूती से तैयार हो गए। अब हम अगले कदम पे जा रहे हैं जहां पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा और वहां से कुछ तगड़े ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास आएंगे, फिर उसको हम देखेंगे कि क्या हालचाल है उसके। तो चलिए आगे की बातचीत चलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था और वहां से हमारी फाइंडिंग्स क्या क्या आती चली गई। तो ये आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहां मैंने पूरी रामायण लिख रखी है, मैं समझा दूंगा। ये आपके लिए कि चाहे कोई चीज पकड़ ना पाए तो पढ़ के भी समझ सकते हैं। यहां समझते हैं हम लोग। एक इन्होंने क्या किया, कैथोड प्लेट, एनोड प्लेट। एनोड प्लेट से ये माइक्रो एमीटर वाला एक एमीटर लगा दिया, एम्पियर एमीटर लगा दिया, माइक्रो एम्पियर वाला, जिससे हम करंट को नाप सकें। और साथ में एक वोल्टेज लगाया, मतलब वोल्टेज नापने के लिए पोटेंशियल वाला लगाया, वोल्टमीटर लगाया, जो नापेगा कि इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको बदलना रहता है, इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर लगाया। इसको खसका कर इसका पोटेंशियल कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। ए वाले का, इसको तो निगेटिव से लगा रखा है, देखिए इन दोनों को। तो इन दोनों को सरगा के हम इनके इसका पोटेंशियल ए का बदल सकते हैं। तो बदल बदल के रीडिंग लेनी होगी हमको, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये कैथोड वाले को इसकी अपेक्षा ये निगेटिवली प्लेट कम पोटेंशियल पे रहेगा, तो आपको दिख ही रहा है। एक हाई टेंशन बैटरी लगा दी और ये सेटअप तैयार हो गया। ये जो हमारा है ये आपका इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटेड का मतलब इसके अंदर वैक्यूम है, कोई और आदमी नहीं है। और यहां एक क्वार्ट्ज विंडो दे दी जहां से सोर्स रखेंगे, एस का मतलब सोर्स है, जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग इस फोटो सेंसिटिव मेटल सी के ऊपर फॉल कराएंगे। और फॉल कराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट रखेंगे अगर, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेंगे। भाई अगर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकला तो माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भागेगा इसकी तरफ। हम इसको नेगेटिव भी करके चेक करेंगे एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट है और बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट है। चलिए, तो ये तो सेटअप था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को के एक्सपेरिमेंट को करने का। अब शुरू करते हैं क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या रिजल्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए अगली चीज शुरू हो जाती है। 3 चीजें हैं, 2 चीजों के टुकड़े भी हैं, वो समझेंगे। पहली चीज है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। यानी जो फोटो करंट है, मतलब जो करंट फ्लो कर रही है फोटोन से, इसलिए फोटो करंट, तो वो उसमें इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से क्या होगा। इस बात को सरल रखने के लिए मैं आपको क्या समझाने का ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूं। इंटेंसिटी को आप समझें कि एक 100 वॉट का बल्ब है, एक 500 वॉट का या 200 वॉट का बल्ब है, और एक समझिए 500 वॉट का बल्ब है। तो अगर वॉटेज आप एक बल्ब लगा रखे हैं, समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने के लिए, उस बल्ब का वॉटेज बढ़ा रहे हैं। 100 वॉट आप घर में लाते हैं ना, 100 वॉट का बल्ब लगा लेते हैं, 200 वॉट का, 500 वॉट का। तो अगर वॉटेज बढ़ा रहे हैं तो आप सोचिए इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। और अगर उस बल्ब का कलर चेंज कर रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी है मतलब, तो आप समझिए ये इंटेंसिटी है। इसकी कहानी फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड है, तो आपको समझने में आसानी आ जाएगी। बात समझ में आ रही क्या बता रहे हैं। अगर आप वोल्टेज बदल रहे हैं बल्ब का तो इंटेंसिटी बदल रहे हैं, अगर आप कलर बदल रहे हैं बल्ब की तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं। चलिए, बहुत सही। अब यहां पर हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, है ना, फोटो करंट पे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी का मतलब है कि बाकी चीजें हम फिक्स रखेंगे। क्या फिक्स रखेंगे भी बता रहे हैं। आप बदलेंगे, एक बार 100 वॉट का बल्ब लगाएंगे, एक बार 200 वॉट का लगाएंगे, एक बार 500 वॉट का लगाएंगे। उससे देखेंगे कि फोटो करंट पर क्या असर पड़ रहा है। तो किसी भी चीज का असर देखने के लिए उसके साथ जो फैक्टर्स होते हैं उनको हमको कांस्टेंट करना पड़ता है, जिससे हम जान पाए कि भाई इसका असर है भी एक्चुअल कि नहीं। तो यहां पर 3 खिलाड़ी हमारे पास रहने वाले हैं एक्सपेरिमेंट में। पहला खिलाड़ी क्या है, फ्रीक्वेंसी, बल्ब का रंग। तो पहली चीज हो गई फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज हो गई एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यानी ये जो लगा रखा है एनोड,
इसका पोटेंशियल कितना है, क्योंकि इसको प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज हो गई कितने वॉट का बल्ब है, इंटेंसिटी। इस वाले कार्यक्रम में जब हम असर देखना चाहते हैं इंटेंसिटी का और फोटो करंट के ऊपर, तो हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड कर लेते हैं। यानी लाल कलर का बल्ब है तो लाली कलर का जलाएंगे, हम रंग नहीं बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे। और इसका जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है इसको भी चेंज नहीं करेंगे। अगर कुछ हमने सेट कर दिया है, जो भी सेट कर दिया है, एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मान लीजिए 10 वोल्ट सेट कर दिया है, तो 10 वोल्ट को हम नहीं बदलेंगे, 10 वोल्ट पड़ा रहेगा इसमें, ठीक है। हम बदलेंगे क्या, हम बदलेंगे कलर, बदलेंगे वॉटेज ऑफ बल्ब, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट। तो हमने बल्ब बदले, 100 वाट लगाया, 200 वाट लगाया, 500 वाट लगाया। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फोटो करंट हमारी बढ़ रही है लीनियरली। तो ये लीनियर रिलेशन हमारे को मिल जाता है। ये ग्राफ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ये सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं। तो ये ग्राफ क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो करंट पर क्या प्रभाव है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप मिलती है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ जाती है। ये बात यहां से आप सीख पाए होंगे, ये पहला काम हो गया इनका, यही बात इसके अंदर लिखी है, प्रोपोर्शनल, लीनियर, वीनियर। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरा इफेक्ट। जैसे मैंने बोला 3 ब्रॉडर इफेक्ट देखेंगे क्योंकि 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, तो तीनों का असर क्या क्या है। अब सेकंड स्टेज में हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी अब देखिए हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड किए हैं और इंटेंसिटी को भी फिक्स्ड किए हैं, लेकिन हम ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स नहीं किए हैं। लाल कलर का बल्ब है और 100 वाट का ही बल्ब है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। 100 वाट भी 100 वाट बना रहेगा, लाल कलर भी लाल कलर रहेगा। हम इस वाली प्लेट का पोटेंशियल, इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल बदल बदल के देखना चाहते हैं क्या असर पड़ रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, अगर हम ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे तो बड़ा लपक के पहुंचेंगे यहाँ, निगेटिव तो पॉजिटिव को पसंद करता है। और अगर इसको निगेटिव पोटेंशियल कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपेल करता है। इसकी कहानी देखेंगे। तो यहां पर इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया, एनोड पोटेंशियल, ये देखिए ओरिजिन है, और ये रिटार्डिंग पोटेंशियल इसलिए क्योंकि वो निगेटिव, इस वाले को निगेटिव दिए हैं। पहले हम समझते हैं कि अगर हम यहां से पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएं, मतलब पोटेंशियल निगेटिव से पॉजिटिव कर रहे हैं, तो उस समय देखिए करंट की वैल्यू बढ़ रही है, ये देखिए बढ़ रही है ना। और बढ़ने के बाद एक सर्टेन पोटेंशियल पर आकर वो वैल्यू आपकी सैचुरेट कर जाती है। यानी धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू फोटो करंट बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद वो वैल्यू मैक्सिमम होके फिक्स हो जाती, जिसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उसके बाद वो नहीं बढ़ती, चाहे कितना भी पोटेंशियल आप बढ़ा लो। तो ये समझ में भी आता है। मान लीजिए पहले यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और 100 में 10 पहुंच रहे थे, यहां तक बाकी लुढ़क जा रहे थे नीचे। आपने प्लस लगा दिया तो 100 की जगह 10 की जगह 25 पहुंचने लगे, और प्लस कर दिया तो जो लुढ़क रहे थे 50 पहुंचने लगे, और प्लस कर दिया तो 100 निकल रहे थे 100 पहुंचने लगे। लेकिन और प्लस कर देंगे तो जब निकल ही रहे हैं 100, तो 100 के 110 पहुंचेंगे कैसे? घर से चले ही 100 आदमी हैं, तो स्कूल तो 100 ही लड़के पहुंचेंगे, 110 लड़के कैसे पहुंचेंगे? इस वजह से यहां पर यह सैचुरेशन करंट आपको मिल जाती है। तो ये बात आपकी पकड़ में आएगी। पहली बात ये कि जैसे जैसे पोटेंशियल हमने बढ़ाया, हमने देखा करंट की वैल्यू बढ़ रही है और एक सर्टेन अमाउंट पर आकर करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज होकर सैचुरेट कर जाती है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम इंटेंसिटी को 100 वाट के लिए एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, 100 वाट लाल बल्ब, तो हमने एक्सीलरेशन रिपीट किया, उसके बाद 500 वाट के साथ किया, तो हमने देखा जैसे जैसे इंटेंसिटी हमने बढ़ाया, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती चली गई। 500 वाट के लिए सैचुरेशन करंट ज्यादा, 100 वाट वाले बल्ब के लिए सैचुरेशन करंट कम। देख पा रहे हैं ना, I3 इज मोर देन I2 इज मोर देन I1। तो दो बातें हमने निचोड़ी इससे दो बातें हमने कंक्लूड की इससे। क्या बातें इसलिए याद दिलवा रहे हैं कि आप बड़े सुंदर तरीके से पकड़ लें कि आप पोटेंशियल को पॉजिटिव करते जाते हैं तो करंट बढ़ती जाती है और वो एक समय पर आके सैचुरेट कर जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, लिखा है इसके अंदर।
दूसरा, अगर आप 100 वॉट की जगह 200 वॉट का बल्ब ले लेते हैं तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, 500 का लेंगे तो और बढ़ जाएगी, लेकिन रवैया वही है। अब अगली बात, जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करने वाले हैं। आइए ये बात पकड़ने के बाद इसी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को ही हम समझ रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट को। तो यहां पर आ गए इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और हम इस चीज को देखेंगे कि भैया ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए यहां पर इस प्लेट से, कैथोड से मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन निकले, जो भी निकले, कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा होगा, कोई आराम से चल पा रहा होगा, कोई निकल के ही टपक जाएगा, अलग अलग एनर्जी के होंगे। अगर हम यहां पर इतना निगेटिव, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव पोटेंशियल लगा दें कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक ना पहुंचे, जो सबसे तेज चल रहा था उसको भी निगेटिव चल रहा है, आपने निगेटिव लगाया तो रिपल करेगा ना इसको, ये नहीं पहुंचे टुलुम हो जाए, आप समझ रहे हैं। तो ये वो पोटेंशियल जिसपे एक भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे यहां तक, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, मतलब उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि इलेक्ट्रॉन निकले तो जरूर यहां से 10, 20, 50, 100 जो भी है, लेकिन पहुंचे को नहीं, तो फोटो करंट हमारी जीरो हो गई। ठीक है, इससे एक बातें और समझ में आती हैं जो आगे इसमें पढ़ाई जाएंगी, कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे ताकतवर, सबसे तेज एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहा है, उसको भी रोक दे रहा है। इसका मतलब इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एनर्जी है रोकने की, वो हाफ mv_max² के बराबर है। दो बातें बताइए, कंफ्यूज नहीं होना। क्या बातें बताई? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो सभी इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो सबसे तेज एनर्जी वाला है उन इलेक्ट्रॉन को रोक देता है अपने तक पहुंचने में, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट उस समय शून्य हो जाती है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक। दूसरी बात, जो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन चल रहा था काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला, उसको भी रोक देता है, यानी इसकी जो एनर्जी होगी जो लगा रहा होगा EV0, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पोटेंशियल है, एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मतलब चार्ज से, तो जो EV0 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इसकी हाफ mv² यानी Vmax² के बराबर होगा, तभी तो रोक पाया, नहीं रोक ही ना पाता। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे बोलते हैं, उसका एक और नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। बत्ती गुल करंट कट हो गई तो कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट स्टॉप हो गई, कौन सी बड़ी बात है भाई, मजा आ रहा है। लेकिन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मामला आप समझ गए। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल साहब होते हैं, ये भाई साहब किसी पर भी, यानी इंटेंसिटी कितनी भी ले लो, 100 वाट का बल्ब लगा दो, 500 का लगा दो, 1000 वाट का लगा दो, सैचुरेशन वैल्यू तो बदल रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा है। देख रहे हैं आप? तो सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम, यानी जो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जितनी एनर्जी से, उनमें इस इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं है। इंटेंसिटी तो 1000 वाट का बल्ब लगा दिए, लेकिन फिर भी इतने में ही, जहां पहले वाले को रोक रहा था 100 वाट को, वही 1000 वाले को भी रोक दिया। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर, वोल्टेज बढ़ाने पर हमारा ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वरना इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है रोकने के लिए। ताकत का मतलब एनर्जी। ठीक, तो यहां पर ये बातें लिखी हैं, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, यानी लाल कलर का बल्ब अगर लिए हुए हो तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। जो मैंने समझाया कि 100 वाट का लगाओ, चाहे 500 वाट का लगाओ, चाहे 1000 वाट का लगाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल भैया नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो जो एनर्जी लेके चल रहे थे हाफ mv² इलेक्ट्रॉन, उनके पास ज्यादा एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं आ रही है। ठीक, thus in turn implies that the maximum Ke of the photoelectrons is independent of the intensity of the incident radiation। जैसे मैंने आपको समझाया, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी इनका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ रहा होता तो रोकने वाला एनर्जी ज्यादा चाहिए होता, तो हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बदला ही नहीं। यानी ये जो निकल रहे हैं भाई साहब एनर्जी लेके, वो सब सेम है। सब सेम होने का मतलब 100 वाट पे जो हालात थे वही 500 वाट पर हैं, वही 1000 वाट पर हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया साहब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट से। और यहां पर देखिए के मैक्स की वैल्यू लिख दी गई, हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट। यही मैंने आपको समझाया था। ये तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जानते हैं ना फॉर्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q। तो जब भी एनर्जी लिखोगे VQ लिखना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो लिखा है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, और साथ में इलेक्ट्रॉन का मामला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाप रहे हैं, तो EV नॉट। तो EV नॉट क्या हो गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो एनर्जी रोकने के लिए लगा रहे हो, और सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन, ताकतवर का मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी पोजेस करने वाले इलेक्ट्रॉन को भी आपने इससे रोक लिया। तो EV नॉट कितने के बराबर है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। बात हमारे ख्याल से ये समझ गए होंगे। ये सेकंड वाले के दो प्रारूप थे, मैं 10 सेकंड में रिपीट कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। क्या हम देखे थे कि जो पोटेंशियल है उसको बदलिए, जो एनोड पोटेंशियल उसको बदलने पे क्या होता है। तो हमने पहली बात ये देखी थी कि जब हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं करंट बढ़ती है और थोड़ी देर में वो सैचुरेट कर जाती है। ज्यादा इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन की ज्यादा वैल्यू। दूसरी बात हमने देखा कि एनोड का पोटेंशियल अगर हम रिटार्डिंग पोटेंशियल लें, रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब उसका वैल्यू निगेटिव कर रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन को रिटार्डेशन देगा रिपल करके। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब उसको उस एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। तो उस समय सभी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, कोई भी इंटेंसिटी ले लें, सबके लिए सेम आ रहा था। इससे यह साबित हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सभी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जहां पर फोटो करंट की वैल्यू हम शून्य कर देते हैं। ये देखिए लिखा है कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बात आप यहां पर पकड़ पाए होंगे। अब तीसरा असर देखेंगे, जब हम लोग जो इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है उसको बदलेंगे, लाल पीला नीला कलर लेना शुरू कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी बदल के देखें क्या क्या मामले हो रहे हैं। 3 खिलाड़ी थे, 2 तो समझ चुके हैं, तीसरा आ जाता है फ्रीक्वेंसी के चेंज वाला। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी हम लाल कलर, नीला कलर, पीला कलर लगा के देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल एनोड का निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि पहली बात लिखी गई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली, कि अगर आप किसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर रखते हैं तो इजेक्शन ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। तो पहली बात यह कि अगर हमें इजेक्शन कराना है इलेक्ट्रॉन का, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड के बराबर कम से कम होनी चाहिए। उससे कम अगर चली गई तो कोई इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं निकलेगा, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि हम जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं, सेटअप में जो फ्रीक्वेंसी गिरा रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे बड़ी है, तब इजेक्शन होगा और मामला चेक करेंगे। चलिए समझते हैं। अब क्या हमने किया, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, भाई लाल कलर की कलर चेंज करते गए, मोटा मोटा समझो कलर चेंज, लाल पीला नीला गुलाबी करते गए, तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा, ये बढ़ना शुरू कर, बढ़ने का मतलब है घटना शुरू, घटने माइनस साइन इसलिए बोल रहे हैं, निगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। यहां फ्रीक्वेंसी देखिए अगर कम है, ये देखिए ये रिलेशन देखिए, ए फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल, μ2 फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और μ3 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले ली तो सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे वो ज्यादा एनर्जी लेके चलने लगते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तभी तो हमें रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज दिखा रहा है, एनर्जी दिखा रहा है वो, जिससे वो रोकेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो हमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है। तो इससे क्या साबित हुआ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमारी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ती है। ये देखिए यही बात यहां लिखी है कि ये देखिए μ3, ये जैसे जैसे आपने
फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, वैसे वैसे यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा है। और नीचे वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा है। इसका यह मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे पहले मैक्सिमम एनर्जी वाले, उनके पास और ज्यादा एनर्जी आती जा रही है, यानी मैक्सिमम एनर्जी अलग अलग कलर के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ती जा रही है। यह साबित किससे हो रहा है? रोकने वाले से, कि किसी भी चीज को रोकने में ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो उसके बाद जोर ज्यादा है, कम लगाना पड़ रहा है तो उसके बाद जोर कम है, ऐसे समझ रहे हैं हम लोग। खैर, इस बात को आप पकड़ पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को समझते हुए। अब यहां पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के मामले में द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन ए स्टॉपिंग पोटेंशियल हम प्लॉट करते हैं कर्व दो मेटल्स के बीच में। तो दो मेटल्स, एक मेटल ए मेटल बी, दोनों मेटल्स में हम क्या देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मिलती है और उनका स्लोप भी एक जैसा मिलता है। स्लोप इज ऑल्सो सेम, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मेटल ए मेटल बी। हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी में और स्टॉपिंग पोटेंशियल में ग्राफ प्लॉट किए हैं दो अलग अलग मेटल्स के लिए, मेटल ए मेटल बी। हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, इससे दोनों स्ट्रेट लाइन मिली, पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिली, मतलब दोनों लीनियर रिलेशनशिप में हैं और दोनों का थीटा सेम है। अब इससे हमने ये चीज पकड़ी कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, देखिए यहां से आगे बढ़ो तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना था, आप यहां पहुंच गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ गया। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। इससे साबित होता है कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी में पार्टिसिपेट कर रही है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है। दूसरा, एक मिनिमम कट ऑफ यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल रही है जहां पर फोटो करंट हमारी शून्य हो जाती है। जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं लगाया, यहां पर इसको जीरो कर दिया है, फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहा वहां। तो वहां पर क्या आप देख रहे हैं, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू नॉट। तो ये बातें यहां से निकल के आई। देखिए द स्टॉपिंग, ये ग्राफ जो रिवील करता है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। जो मैंने बताया कि भाई बढ़ा रहे हैं फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि एनर्जी उसकी बढ़ रही होगी। तो ये यहां पर समझा दिया है। फॉर टू डिफरेंट मेटल्स ए एंड बी, दीज ग्राफ्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो दे हैव सेम स्लोप बट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टू मेटल्स। ये बात आप यहां पर दोनों के लिए डिफरेंट कट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाती है। तो ये बात यहां से भी सीखने का मौका मिला। अब देखिए क्या है कि ये जो कहानी एक्सपेरिमेंट किया शानदार तरीके से, जबरदस्त, इसमें ऑब्जर्वेशन करके हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, फिर इसी के लॉज ऑफ बन जाएंगे और फिर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो कंक्लूजन क्या रहा इसका? कंक्लूजन ये रहा बेटा, पहला पॉइंट, द अबव ऑब्जर्वेशन से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट या कंक्लूजन क्या मिला, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम वाली, वो बढ़ती जाती है लीनियरली, बढ़िया। लेकिन इंटेंसिटी का इस पे कोई प्रभाव नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। बात समझ गए? इंटेंसिटी बढ़ाओ घटाओ, काइनेटिक एनर्जी में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हमको चाहिए होगी। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आपके लॉज बन गए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। 4 लॉज हैं और चारों लॉज बड़े वही हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था, तो फट से समझ में आ जाएंगे। आइए समझ लेते हैं। पहला लॉ 2 ग्राफ पे बेस्ड है, ये वही देखिए, ये ग्राफ पहचानते हैं, ये ग्राफ पहचानते हैं। पहला क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। देखिए यही बात लिख रहा है कि ये पहले वाली बात लिख रहा है, फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light. तो ये इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। दूसरा, ये इस ग्राफ से इन्होंने कंक्लूड किया है कि जो सैचुरेशन करंट होती है, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाती है।
स्टॉपिंग ये जो पोटेंशियल है इसको पॉजिटिव तरफ बढ़ाते हो तो करंट बढ़ती है, और सैचुरेशन जो करंट है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये देख रहे हैं ना, ज्यादा इंटेंसिटी तो ज्यादा सैचुरेशन करंट। ये पहला लॉ हो गया। दूसरे लॉ की बात करें कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है न्यू नॉट और न्यू नॉट डैश, जिसके नीचे हमें वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी रही तो हम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, 1000 वाट का बल्ब भी लगा दें, हम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करा पाएंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये पहला वाला लॉ इन दो से मिलके बना है। तीसरी बात करते हैं हम लोग जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र किया जाएगा। यहां पर देखिए कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी का रिश्ता हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। यही बात लिखते हैं अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये बात यहां से साबित हो गई, ये जो दिख रहा है आपको। और लास्ट वाली बात क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब यहां पर अगर आपने कोई मेटल रखा है, ये रेडिएशन डाला, ये पटाख से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकलने में जो टक्कर और इलेक्ट्रॉन निकलने में जो समय लगता है वो 10⁻⁹ सेकंड है। यानी ये इतना कम है कि इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जैसे ही रेडिएशन पड़ा, फट से इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये कहने का मतलब है, यहां पर बात समझ रहे हैं कि ये इतने कम समय में इजेक्ट होते हैं। इसका मतलब जैसे ही रेडिएशन पड़ा, फट से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये चार लॉज हैं आपके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, ठीक है। अब यहां पर जब ये चार लॉज बना दिए गए तो चैलेंज आ गया किनके सामने? जो वेव नेचर को मानते थे कि भैया ये जो चारों बातें हैं, ये जो ये तो भाई एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, अपने मन से तो किसी ने कहा नहीं, कोई थ्योरी तो है नहीं। इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को या एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी समझाइए। और यहां पर 3 मेजर चीजें आ गई जिसकी वजह से ये क्लासिकल वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही, असफल हो गई। कौन सी 3 जो चीजें थी वो हम एक एक करके आपको समझाते हैं, आप धुआंधार तरीके से समझ लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं पाई। तो ये समझा नहीं पाई, फिर हम देखेंगे कौन समझाया। तो पहली बात आती है द इंडिपेंडेंस ऑफ के मैक्स ऑन इंटेंसिटी, कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकल रही थी मैक्सिमम, वो इंटेंसिटी पर क्यों नहीं डिपेंड करती? ये वेव नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि वेव थ्योरी में क्या कहा जाता है या क्या हम मानते हैं कि वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं। उसकी वजह से जो वेव जितने स्पेस में स्प्रेड होती है उसमें कॉन्टिन्यूअस एनर्जी होती है। मतलब समझिएगा, अगर ये वेव है और ये मान लीजिए इतने स्पेस में स्प्रेड हो रही है, तो सारे में एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वेव थ्योरी में कहते क्या है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिश्ता होता I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। खैर ये बात तो है। अब यहां पर क्या हुआ, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि जिस भी मेटल पर ये हिट कर रहा था, इंटेंसिटी बढ़ाने पर ये जो हिट कर रहा है यहां पर इसकी एनर्जी बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब है कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, यानी एनर्जी डेंसिटी बढ़ गई। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग ऑन पर यूनिट एरिया, कह लीजिए आप। तो पर यूनिट एरिया में इंटेंसिटी बढ़ाने पर ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट होनी शुरू हो गई। अब ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से निकल क्यों नहीं रहा है? गड़बड़ हो गई। वेव थ्योरी क्या बोल रही है फिर से कि ज्यादा इंटेंसिटी करने पर
एनर्जी डेंसिटी जिस मेटल पे ये पड़ रहा है वो ज़्यादा एनर्जी पड़ रही है। अगर ज़्यादा एनर्जी पड़ रही है तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो ज़्यादा एनर्जी से निकलना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट में तो दिखा कि उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इंटेंसिटी का। तो ये बात वेव वाले समझाने में असफल रहे। बात पकड़ में आई होगी आप जो समझ पा रहे हैं। ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब है रेडिएशन की एनर्जी बढ़ जाना और एनर्जी डेंसिटी हाई हो जाना। एनर्जी डेंसिटी हाई जब हो जाएगी तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने हैं उन पे ज़्यादा एनर्जी फॉल कर रही है, तो ज़्यादा एनर्जी से निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट में तो शो नहीं हुआ, फेल कर गई है। दूसरी बात देखते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी मेटल पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल करा रहे हैं, तो वो तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है साहब। तो अगर यहाँ पर लाइट एनर्जी पड़ रही है पूरा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को भूल जाएं और इसको हम इस पे एनर्जी डालने लगें, तो ठीक है, अभी मान लीजिए इस मेटल को अभी आधे घंटे में इतनी एनर्जी नहीं मिली कि इलेक्ट्रॉन निकाले, तो हमने आधे घंटे के लिए 10 दिन के लिए छोड़ दिया कि चलो एनर्जी पड़ती रहेगी, अपना गर्म होकर निकालेगा कुछ, है कि नहीं भाई? एनर्जी तो पड़ ही रही है। तो एनर्जी अगर पड़ रही है, अगर शुरुआत के 1 मिनट में इजेक्शन नहीं हुआ तो हमने 10 दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन 10 दिन बाद भी इजेक्शन नहीं हुआ, जबकि जब एनर्जी पड़ रही है और ये मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद 10 दिन के बाद जब इतनी एनर्जी उनको मिल गई कि छोड़ के निकले, तो भी नहीं निकले। ये तो एक्सपेक्ट कर रहा था ना वेव थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी, कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तो निकलता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी वेव थ्योरी तो बोल रही कि होना चाहिए, अगर 1 घंटे में नहीं निकल रहा है तो 50 घंटे में निकलना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा मिल रही, तो आज नहीं तो कल निकलोगे, निकलते ही नहीं हो। तो ये क्लासिकल वेव थ्योरी यहां भी लुढ़क गई। अब तीसरी बात आती है इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फिनोमिना। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन पड़ता है, झट से इलेक्ट्रॉन निकल आता है 10⁻⁹ सेकंड में। ये चीज क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो क्या कहती है कि जब हम किसी मेटल पर रेडिएशन को डाल रहे हैं, तो क्योंकि रेडिएशन में कॉन्टिन्यूअस एनर्जी है, एक जगह तो है नहीं, फैली है, तो जब वो यहां पड़ेगी तो सभी इलेक्ट्रॉनों के पास थोड़ी थोड़ी एनर्जी जाएगी। भाई ये तो पड़ी ना सब पर, हजारों करोड़ों लाखों इलेक्ट्रॉनों पर, तो उनमें थोड़ी थोड़ी एनर्जी गई, तो इट विल टेक सर्टेन टाइम कि उनको थोड़ी एनर्जी मिली, थोड़ा समय बीत जाए तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लें तो बाहर निकले। तो कुछ टाइम लैग होना चाहिए, जब रेडिएशन हम डालें और इलेक्ट्रॉन निकले उसमें कुछ समय लगना चाहिए, लेकिन यहां तो समय लग ही नहीं रहा, झट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसको भी क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में असफल रही। तो ये 3 मेजर चीजें हो गई जो क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यानी यहां पर आप याद देख पा रहे हैं कि ये जो फिनोमिना या एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो वेव नेचर है उससे काम नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इस पिक्चर में आगे क्या होता है। तो आप ये तीनों बात समझ के रखिएगा कि 3 थिंग्स थे, 3 चीजें थी जिसके बेसिस पर ऐसा हो पाया कि क्लासिकल वेव थ्योरी इनको समझाने में, इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को समझाने में सफल नहीं रही। अब पिक्चर में आते हैं आइंस्टाइन, और 1905 में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर एक थ्योरी दी, जिसमें इन्हें प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी का बेसिस बनाया और एक्सप्लेन किया। जब इन्होंने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, इसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में इनका नोबेल प्राइज मिला। बड़ा शानदार एक्सप्लेनेशन रहा। उस एक्सप्लेनेशन को समझने हम लोग जा रहे हैं। उस एक्सप्लेनेशन में ये साबित कर दिया जाएगा कि ये इस वेव के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पड़ रही हैं, इनके पास पार्टिकल नेचर होता है। इसके बिना ये माने हम इसको साबित नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यही डुअल नेचर साबित हो जाएगा। वेव नेचर तो पहले से है, अब कह रहे हो पार्टिकल नेचर है भैया इस एक्सपेरिमेंट में, तो पार्टिकल नेचर भी है तो डुअल नेचर हो गया। खैर चलिए चलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात देखते हैं कि वो 1905 में क्या थ्योरी लेके आए जिससे ये चीजें एक्सप्लेन करने लायक बन पाई। आइए देखते हैं। तो 1905 में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया और उसका बेसिस लिया प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या थी? उन्होंने कहा था जो लाइट होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में चलती है, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। तो यहां लिखा है अकॉर्डिंग टू विच ए लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स।
और सब उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hν होती है। तो वो जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, उन्हें क्वांटा बोलते हैं और फोटोन बोलते हैं। वो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो hν के बराबर होता है। ये बेसिस लिया आइंस्टाइन साहब ने और फिर चीज़ें आगे बनाते चले गए। अब देखिए, द मेन फीचर पॉइंट्स ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मेन चीज़ें जिसपे हमारा ये बिल्डिंग खड़ी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट, वो 3-4 पॉइंट हैं। वो हम लोग 4 पॉइंट है, उसको हम लोग समझेंगे। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये 2 पार्टिकल का टक्करों से है। एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल मतलब पढ़ने वाला रेडिएशन फोटोन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी जो आ रहा है वो फोटोन और जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन। तो ये भी पार्टिकल, ये भी पार्टिकल, तो ये इंटरेक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स हो गया। पहली बात, वेव की बातें नहीं। तो आप बात समझ पा रहे हो ना कि जो लाइट आ रही थी वो फोटोन, और फोटोन तो पार्टिकल बता रहे हैं। तो वो फोटोन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो भी पार्टिकल है। तो ये कार्यक्रम किनके बीच का है? 2 पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन है। तो पहली बात ये होगा, इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स। बाकी बातें लिखी है, अच्छे वर्ड्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, मैं भयंकर समझा रहा हूं आपको। दूसरी बात, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन दी मेटल। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है इनको इनके जो दोस्त यार हैं वो पकड़ के रखते हैं। जैसे आपके दोस्त यार हैं स्कूल में, तो स्कूल में पकड़ेंगे, घूमने वाले में पकड़ेंगे। तो इनको बाहर निकालने के लिए हमको एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको। ये इलेक्ट्रॉनों को बाकी जो इंटरेक्शन है, बाकी लोग भी तो खींच रहे हैं अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर रहना पसंद करता है, लेकिन अगर बाहर निकालना है तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। यही एनर्जी लिंक्ड हो रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हिसाब किताब है, यहां पर लिखा होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो एनर्जी बनती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्क फंक्शन की वैल्यू W0 या φ0 को हम hν0 को लिख देंगे। ν0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये वर्क फंक्शन कहलाता है। मेरे ख्याल से ये बात आप अच्छे से पकड़ लिए होंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों होती है या वर्क फंक्शन क्यों होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, कि बाकी लोग उसको रोक के रखते हैं और लोग। अच्छा, अगली बात देखते हैं, नंबर 3। अब इन्होंने क्या बताया कि जब हमारा कोई फोटोन पड़ता है तो फोटोन की जो एनर्जी होती है hν, वो 2 चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। एक तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाबूजी हैं ये बाहर निकलने, यहाँ तक आने में लेते हैं, वर्क फंक्शन करने में। भाई पहले ये अंदर से बाहर आने में एनर्जी खर्चा करेंगे, फिर जो एनर्जी बच गई वो एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी के रूप में चले जाएंगे। तो इनकी एनर्जी 2 रूप में इस्तेमाल हो रही है जो hν आप दे रहे हैं। एक तो वर्क फंक्शन में जिससे सरफेस पे आप आए, फिर उसके बाद इनकी ke max कह दीजिए, काइनेटिक एनर्जी। तो ये hν का कार्यक्रम या एनर्जी 2 तरीकों से इस्तेमाल की जा रही है। बात समझ गए होंगे, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। इसी बात को लेते हुए उन्होंने चौथा एक पॉइंट खड़ा कर दिया कि जो फोटॉन्स वेरी फ्यू, यानी कि 1% से भी कम फोटॉन्स इजेक्शन में कामयाब होते हैं। यानी अगर 100 फोटॉन पड़ेंगे तो 1% से भी कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब समझिए 500 फोटॉन पड़े तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक। अब वहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ke max की वैल्यू होती है ½ mv² hν माइनस W0। ये देखिए आपको बताया था कि hν का 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है k max में। तो अगर आप ये hν एनर्जी पड़ी और इलेक्ट्रॉन ने वर्क फंक्शन के संभाला, एनर्जी कंज्यूम की और काइनेटिक एनर्जी लेके निकल गया। अब यहीं पर k max अगर निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे? hν माइनस वर्क फंक्शन। यही यहां लिखा है hν माइनस वर्क फंक्शन k max के बराबर। k max कितना होता है? ½ mv² max, जो काइनेटिक एनर्जी की जो फोटोन निकला उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। बात पकड़ में आपको आई होगी। अब यहां पर अगर हम बात करें कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लें जो जस्ट वर्क, इतनी एनर्जी दें hν जो जस्ट वर्क फंक्शन जितना ही काम कर सके, हम इतना रेडिएशन डलवा रहे हैं इसके ऊपर
कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, सपोज करिए जो मिनिमम वाला था, वो यहीं तक पहुंच पाया है। तो इस समय वर्क फंक्शन को हम, इसकी जो एच न्यू एनर्जी थी, इसको हम एच न्यू नॉट कह देते हैं। ये एच न्यू नॉट है। तो ये आ गया वर्क फंक्शन, और न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आपके आई होगी। और यहां पर हम वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट लिख देते हैं। तो के मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन और एच न्यू जो एनर्जी टोटल फॉल कर रही थी, तो टोटल फॉल में से वर्क फंक्शन घटा दीजिए, उतनी एनर्जी बची और उतनी काइनेटिक एनर्जी लेके ये चल पड़ेगा। तो ये चार चीजें आइंस्टाइन साहब ने एकदम पिलर लगा दिए अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बात आती है कि एक्सप्लेनेशन उनका क्या रहा। ये तो चार मेजर पॉइंट थे। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं का मामला क्या है। आइए देख लेते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन रहा ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। उन्होंने कहा कि जब हम इंटेंसिटी को डालते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो फोटो करंट क्यों बढ़ जाती है। उन्होंने कहा इसलिए बढ़ जाती है कि मान लीजिए किसी मेटल पर आप एक 100 वॉट का बल्ब डाले हैं, तो यहां पर 100 मान लीजिए फोटोन निकल रहे थे, तो 100 फोटोन यहां पड़ रहे हैं और उसी हिसाब से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मान लो 100 फोटोन पड़े और 5 क्या मतलब 2 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, समझाने के लिए। यहां पर अगर आप 100 की जगह 1000 वॉट डाल दोगे, यहां पर निकल रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जब पड़ेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा भाई, ये 2 की जगह मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होने लगे तो फोटो करंट ज्यादा मिल गई, क्योंकि जितना आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, और ये इंटरेक्शन है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पड़ेंगे तो ज्यादा टक्करें होंगी, उन टक्करों में चांसेस है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलें। इस वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और आपको फोटो करंट मिल रही है ज्यादा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट ज्यादा क्यों मिल रही है, उसका ये एक्सप्लेनेशन दे दिया। बात पकड़ में आपके आ गई होगी, सारी बात निकल के आपको आई है। ठीक, अगली एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उन्होंने कहा कि भाई ये हमने फॉर्मूला बनाया, इक्वेशन बताई, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन है। पूछे आइंस्टाइन की इक्वेशन, तो ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू को अगर आप न्यू नॉट से छोटा कर दोगे, तो ये एच न्यू नॉट इससे छोटा हो जाएगा। भाई ये न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से छोटी कर दोगे, ये देखो ऐसे समझो, एच किया न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से छोटी है तो ये तो लेस देन 0 हो जाएगा ना, यानी निगेटिव। और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये तो नॉनसेंस बात हो गई, मीनिंगलेस बात हो गई। तो ये संभावना नहीं है। इसलिए कभी भी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो कोई इजेक्शन पॉसिबल नहीं है। कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए। तो ये सेकंड एक्सप्लेनेशन था आइंस्टाइन साहब का। तीसरा देख लेते हैं भाई साहब, शानदार एक्सप्लेनेशन करते चले जा रहे हैं, नोबेल प्राइज मिला इसी वजह से। अब उन्होंने अगला एक्सप्लेनेशन किया कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है भाई साहब, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मिल गई, के मैक्स इक्वल टू हम वी मैक्स स्क्वायर। यहां पर देख रहे हैं एच कॉमन ले लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो सीधी तौर पे देखिए, जो आप न्यू डाल रहे हो उतनी ज्यादा काइनेटिक मैक्स बढ़ रही है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ये बात यहां साबित कर दी इन्होंने। देखिए कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, जबकि इंटेंसिटी का इस पे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जब इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हो, एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाते हो। पहले 100 थे, अब 1000 हो गए इंटेंसिटी बढ़ाने पर। लेकिन एक फोटोन अगर सपोज करिए 1 जूल एनर्जी ले रहा था, तो ये सारे 1 ही जूल लेके चल रहे हैं, 1 जूल, एक की नहीं बढ़ी है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो ज्यादा एनर्जी से नहीं निकल रहा है। आपने फोटोनों की संख्या बढ़ाई है, ना कि फोटोन की, किसी पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जीज बढ़ाई हैं। तो इंटेंसिटी का एनर्जी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। इन्होंने कहा भैया जब ये टक्कर है 2 पार्टिकल की, तो टाइम लैग कैसा, किसी से टक्कर होती तो भड़ाक से हो जाती है, उसमें समय किस बात का लगेगा। अगर हम ऊपर से नीचे टकरा जाए या सर आपका टेबल में टकरा जाए तो धड़ाक से चोट लगती है, 5 सेकंड बाद थोड़ी चोट लगती है।
चोट तो तुरंत लग जाएगी, हाँ दर्द महसूस करने में 2-4 सेकंड लग सकता है आपको, जब तक समझ में आए, वो आपकी जो न्यूरॉन्स फ्यूरॉन्स एक्टिव हों और कहें भैया चोट लग गई है। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी चोट लग जाती, दर्द रात को होता है, आपके साथ भी होता होगा कि हाथ मुड़ गया, उस समय तो नहीं पता चल रहा, रात में सूजन आ गया, बड़ा दर्द हो रहा, तो वो एक अलग कांड है। लेकिन जहां तक बात की जाए इसकी, तो जो इंटरेक्शन है, 2 पार्टिकल का इंटरेक्शन था और ये टक्कर इंस्टेंट टक्कर है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइम लैगिंग। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सारी व्यवस्था एक्सप्लेन कर दी आइंस्टाइन में, इसीलिए इनको भैया 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला, हल्की बात तो है नहीं। तो ये बात कहानी यहाँ एक पोर्शन खत्म होता है। अब इस पोर्शन में जो फोटोन था, जिसके बारे में आइंस्टाइन साहब पूरी सुपर हीरो बना गए, वो सुपर हीरो की चर्चा करनी जरूरी है कि उसमें क्या क्या गुण हैं। तो आइए फोटोन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मामला क्या है। अब फोटोन को पार्टिकल नेचर से कैसे एसोसिएट किया आइंस्टाइन ने, या क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि जो फोटोन होता है उसके पास एनर्जी होती है hν। ये देखिए आपका सब लिखा होगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन। फोटोन का पार्टिकल नेचर कैसे, तो फोटोन के पास एनर्जी होती थी hν, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको पास जो क्वांटा जो है, इसको हम मोमेंटम से भी एसोसिएट कर सकते हैं। आइंस्टाइन अराइव्ड एट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट द लाइट quantum can also be associated with momentum hν/c, यानी फोटोन के पास hν एनर्जी तो थी ही, और इन एक्सपेरिमेंट के बाद वो कंक्लूड कर दिए कि हम ये जो क्वांटा है, जो फोटोन है, इसको हम मोमेंटम से भी लिंक कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होगा, hν/c। तो अगर किसी चीज के पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, तो ये स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं ये मानने के लिए, काफी हैं कि वो पार्टिकल है। पार्टिकल के पास ये 2 चीजें अगर हैं तो पार्टिकल ही होगा, ऐसा हम प्रायर एक्सपीरियंस इन साइंटिस्टों का रहा है कि कोई भी पार्टिकल, जैसे ये पेन है, तो पेन के पास देखिए क्या है, चल रहा है, एनर्जी भी है और साथ में मोमेंटम भी है। पहले समझा जाता था कि वेव के पास एनर्जी तो होती है लेकिन इनके पास मोमेंटम नहीं होता, लेकिन यहां से यहां दिख रहे हैं ना आपको कि ये फोटोन के पास क्या हो गया, एनर्जी मोमेंटम दोनों। इससे क्या चीज हो गई, ये पार्टिकल से इसको एसोसिएट करना बिल्कुल ठीक बात लगी इन लोगों को, क्योंकि पार्टिकल का तो दोनों चीज होती है पार्टिकल बिहेवियर में, और यही चीज नीचे लिखी गई है। तो आप समझ पाए कि फोटोन को पार्टिकल क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि इसके पास एनर्जी भी थी और मोमेंटम भी था, और ये दोनों चीज किसमें पाई जाती है, पार्टिकल में। अब उसके बाद फोटोन के कुछ गुण प्रॉपर्टीज, खाने वाला गुण नहीं, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन, ठीक है भैया समझ लेते हैं, क्योंकि फोटोन सुपर हीरो बन के उभरा है तो समझना पड़ेगा। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि डुअल नेचर हो गया है, क्योंकि लाइट को वेव नेचर से शो नहीं कर पाए, तो लाइट के पास रेडिएशन था ही वेव नेचर, अब कह रहे हैं पार्टिकल नेचर है, फोटोन वाला चक्कर आ गया, तो डुअल नेचर है। खैर, तो फोटोन के मामले, फोटोन की प्रॉपर्टी, When radiation interacts with matter, जब भी रेडिएशन किसी मैटर से टक्कर खाता है तो उसमें it behaves it is made of particles, वो पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। जब कोई रेडिएशन किसी भी मेटल पर पड़ रहा है तो उस समय वो कैसा बिहेवियर शो करता है, जैसे वो फोटोन से बना हो, यानी पार्टिकल से बना हो और हिट कर रहा हो। जो फोटोन है उसकी एनर्जी होती है, देखिए E = hν, और उससे जो मोमेंटम आप बनाते हैं या पकड़ते हैं उससे एसोसिएटेड P = hν/c या h/λ। दिस इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटोन। बड़ी अच्छी बात है, स्पीड c इन वैक्यूम में है, जानते ही हैं। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट, जिनके पास जो फ्रीक्वेंसी न्यू अगर है तो सभी फोटोन के पास hν एनर्जी होगी। ये बात यहां क्लियर हो जाती है, सभी के पास, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से इनकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, hν एनर्जी होगी और इनके पास मोमेंटम होगा h/λ या hν/c। इंटेंसिटी बढ़ाएं घटाएं, इससे इनका एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता फोटोन की एनर्जी पर। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट नहीं होते, तो ये फोटोन की प्रॉपर्टी है। आगे देख लेते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन चल रहा है। इन्हें फोटोन, पार्टिकल ऑफ फोटोन, फोटोन इलेक्ट्रॉन, फोटोन की टक्कर में या फोटोन इलेक्ट्रॉन की टक्कर में जो इंटरेक्शन या कोलिजन हो रहा है, इसमें टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है।
टोटल एनर्जी और मोमेंटम, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होते। कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ नए बनते हैं। मान लीजिए 100 टकराए, 150 पैदा हो गए, ऐसा हो सकता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व, लेकिन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। फिर इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ना कि एक फोटोन की एनर्जी, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स द सेम। ये बात हम समझ गए कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन के नंबर्स बढ़ते हैं, किसी एक फोटोन का एनर्जी नहीं बढ़ रहा है। बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए कुछ एक जो चीजें आती हैं कि ग्राफिकल मेथड से आप प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू निकालो या वर्क फंक्शन निकालो ग्राफ से, तो वो भी देख लेते हैं। बड़ा आसान है, फट से समझ में आ जाएगा। तो क्या ये ग्राफ किस काम में आएगा? दो चीजों के, h निकालने के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन निकालने के लिए। ये ग्राफ आप वही समझ लीजिए जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच बनाया था। दो मेटल के लिए बनाया था, ये एक मेटल्स के बीच की कहानी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये देखिए, ये हमारा एक फॉर्मूला था के मैक्स, ये जो आइंस्टाइन बता गए थे, हाफ mv/x² h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो यहां से ये जो के मैक्स होता है, इसकी वैल्यू ev नॉट के बराबर होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के, ये हम सीख चुके हैं। तो ev नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब v नॉट ले लो, e से डिवाइड कर दो इसको, तो ये देखिए इस तरह का एक इक्वेशन बन गया, v नॉट h अपॉन ई न्यू माइनस w नॉट अपॉन e। और ये एक वेरिएबल ये है और दूसरा वेरिएबल हमारा ये है, जैसे yx हुआ करता था। तो इसकी प्लॉटिंग हमने की है y एक्सिस पर और ये फ्रीक्वेंसी की प्लॉटिंग की है x एक्सिस पर। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, y इक्वल टू mx प्लस c, अगर हम कंपेयर करें तो y की जगह v नॉट है और न्यू की जगह x है, देखिए है कि नहीं, और m की जगह h अपॉन ई आ गया, c की जगह माइनस w नॉट अपॉन ई आ गया। तो ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। अब यहां m होता है स्लोप, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस को आप बोलते हो स्लोप, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर मतलब AC का मतलब क्या है, डेल्टा v नॉट, ये डिफरेंस है ना दो पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। और ये BC का मतलब क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसीज। तो डेल्टा v नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट क्या हो जाएगा, स्लोप। और यही स्लोप की बात बराबर कर दी, स्लोप इज इक्वल टू h अपॉन ई के बराबर था, और ये स्लोप बराबर हो गया किसके, यहां पर लिखा नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं। m की वैल्यू हो गई कितने के बराबर, वहां से डेल्टा v नॉट ग्राफ से डेल्टा न्यू नॉट, और फ्रॉम एनालिटिकल या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से h अपॉन ई के बराबर थी। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, e से इसको मल्टीप्लाई कर दो, e इंटू डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट। तो ग्राफिकली ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। h अगर प्लैंक्स कांस्टेंट निकालना हो तो मोहब्बत से निकाल लीजिएगा, बहुत सरल होता है, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे मजा आएगा सवाल करने में। खैर चलिए आगे की बात करते हैं वर्क फंक्शन की। हम जानते हैं ये जो c हुआ करता था ये इंटरसेप्ट था y एक्सिस पर। तो ये जो माइनस w नॉट अपॉन ई है, माइनस साइन बता रहा है निगेटिव की तरफ, ये इंटरसेप्ट है आपका w नॉट अपॉन ई, y इंटरसेप्ट। तो इसको आप यहां पे ग्राफ में कैलकुलेट कर लीजिए, नाप लीजिए। और ये w नॉट अपॉन ई ना क्या रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट, ये क्या रहा, W नॉट अपॉन ई इंटरसेप्ट, छोटा लिख रहे हैं। तो W नॉट क्या रहा, E इंटू इंटरसेप्ट, बस ये वर्क फंक्शन आ गया। देखिए ये लिखा हुआ है, W नॉट इज इक्वल टू E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरीके से देखिए, एक तो आप ये H निकाल पाए प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहां पर आप दूसरी चीज निकाल पाए वर्क फंक्शन। तो इस ग्राफ से हम ये दो चीजें आसानी से निकाल लेते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, तीसरी बात ये भी ध्यान रख लीजिए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस ग्राफ में तीन बातें निकल आती हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन और प्लैंक्स कांस्टेंट। जो भी हो प्यार मोहब्बत से कर लीजिएगा इसको। खैर आप इसको समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। अब इसमें मैं न्यूमेरिकल कर देता हूं बेटा,
है ना। मैं हट जाता हूँ, कुछ बच्चे नोट, मैं भूल गया था, कुछ बच्चे नोट करने कहते हैं, वैसे तो इसका मैं प्रेजेंटेशन आपको दूंगा ही, ये आप नोट कर सकते हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं एनसीईआरटी के, जिससे हमारा सिचुएशन, क्या बोलते, कौन सा डांस था वो ऋतिक रोशन वाला, भूल गए, है ना, वही वाला कर लेते। तो ये एग्जांपल 11.1 है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बड़ी आसान सी बात है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर। अच्छा, द पावर एमिटेड इज दिस वन, ये पावर P दे रखा है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन द लाइट बीम, तो एनर्जी निकालने के लिए बहुत आसान है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू बेटा एच न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट तो रटे रहते हैं हम लोग, याद करे रहते हैं, 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और न्यू इन्होंने दे रखी थी 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब इसको सॉल्व करोगे 3.98 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये काम खत्म हो गया, एक एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकल आई। अब नंबर बी की बात करते हैं, कलर को बदलना चाहता हूं। हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड, ये देखिए ध्यान, ये अक्सर आता है, फोटोन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, सोर्स से पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो पावर देखिए क्या हो जाएगी भाई, एक फोटोन का एनर्जी था E, ये निकाला है, और n एक सेकंड में आ रहे हैं, तो दैट इज पावर। P इज इक्वल टू W/T होता है, एक सेकंड में कितना वर्क, वर्क मतलब एनर्जी, तो एक सेकंड में n ही एनर्जी, बात खत्म। और यहां पर n निकालने का है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/E, पावर कितनी है, कहां गई ये, 2 इंटू 10 की पावर -3, और E कितना है 3.98 10 की पावर -19। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन्स, और ये पर सेकंड निकल रहे हैं, पर सेकंड बेटा, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आराम से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, हो ही नहीं सकता। आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे की बात करते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं इसके अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है यहां पर 11.2। देखिए लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजियम इज दिस वन, सीजियम का वर्क फंक्शन इतना है, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम निकालनी है। ये तो हम बड़े आसानी से निपटा ही देते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट क्या रहा, फाई नॉट अपॉन एच, फाई नॉट है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ये जूल सेकंड में है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सेम यूनिट करनी पड़ेगी हमको, तो सेम यूनिट के लिए क्या किया, इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर लीजिए, तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल अपॉन 6.63 -34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.16 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये आपका क्या आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम रहा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो कोई भी एमिशन इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। नंबर 2 की बात करते हैं, कलर को बदलते हुए। तो यहां पर लिखा द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो, फोटो करंट हमने ब्रॉट टू जीरो कर दी बाई ए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस वन। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमारे पास वैल्यू लिखी है, तो चलिए बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। बी पोर्शन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से मतलब एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी EV नॉट, और ये होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट वर्क फंक्शन, जितनी एनर्जी मिली। इसको लिख सकते हो HC अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट। हमें लेमडा निकालना है, तो आप लिख सकते हो एच न्यू अपॉन लेमडा इज इक्वल टू EV नॉट प्लस फाई नॉट।
लेमडा क्या रहा अब, HC अपॉन EV0 प्लस फाई नॉट, ये हमारी लेमडा यहां से निकल आएगी। वैल्यू पुट करना चालू कर दीजिए। H हमको पता होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 0.60, तो यहां लिख दिया 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो वर्क फंक्शन था वो लिखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, इसको नीचे हमें बैलेंस करना होगा। ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 19.89 इंटू 10 की पावर -26 जूल मीटर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में लाना, तब तो कैंसिल कर पाएंगे, तो एक स्टेप और लिखते हैं 19.89 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब इसको सॉल्व करोगे तो 454 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये कहानी इसकी। अब ये ऐसे सवाल ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आने चाहिए आपको। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, और इसको आप नोट कर लीजिए। अगली चीज़ समझते हैं, तो मैं पॉज करें इसको और बेटा इसको नोट कर लें। मेरे ख्याल से पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। अब इतने डिस्कशन से जो मैंने कहा था 70% 75% इसी चीज़ पे चला जाता है, इसमें ये बताने में कि रेडिएशन के पास डुअल नेचर, यानी रेडिएशन का खुद का नेचर तो है ही है, साथ में पार्टिकल नेचर भी है। ये यहाँ सिद्ध हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो रेडिएशंस होती हैं उन पे वेव नेचर हम इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो कि भी कोर्स में नहीं है आपके, ये फिनोमिना केवल वेव नेचर के बदौलत समझा सकते हैं, पार्टिकल नेचर से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास फिनोमिना मिल जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। जो पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पढ़ा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर के बिना नहीं समझा सकते हैं। ये वेव नेचर के बिना नहीं, ये पार्टिकल नेचर के बिना नहीं। इससे क्या साबित हुआ कि रेडिएशन के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। यही डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि जो मैटर होता है उसके पास डुअल नेचर, मैटर वाला गुण तो ही है, क्या वेव भी होती है उसके पास, देखेंगे और थोड़ी देर में आप कहेंगे हाँ भाई होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डिब्रॉय आर्गुमेंट। डिब्रॉय ने क्या बताया, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात उन्होंने क्या बताई कि भाई जब आपने कहा कि एनर्जी, देखिए ये फॉर्मूला आगे इस्तेमाल भी है, E=mc²। आप कह रहे हैं एनर्जी के पास मास वाला बिहेवियर है, रेडिएशन मतलब एनर्जी, पार्टिकल नेचर मतलब मास वाला, मोमेंटम वगैरह आ गया। तो एनर्जी के पास मास वाला नेचर है, और ये पूरी सृष्टि, यूनिवर्स एनर्जी या मैटर से ही बनी है। वेव, रेडिएशन या मैटर से ही बनी है और कुछ नहीं है। तो जब एनर्जी मास में चेंज हो सकता है, तो मास एनर्जी में क्यों नहीं चेंज हो सकता? क्योंकि जो नेचर है उसको सिमेट्री पसंद है। अगर वो ए से बी बनने का छूट देती है, तो नेचर को साइंस में नेचर बोलते हैं, वैसे भगवान बोलते हैं हम भावनात्मक तरीके से। तो समझ लीजिए कि अगर भगवान ने इमोशनल तरीके से अगर ये परमिशन दी है ए से बी बने, तो वो ये भी परमिशन देता है कि बी से ए बने। साइंस में कह रहे हैं नेचर ने परमिशन दी है कि ए से बी बने तो बी से ए। तो उन्होंने कहा भाई जब ऐसा हो रहा है, दो ही चीज से सृष्टि बनी है, आपके रेडिएशन और मैटर से, तो जब रेडिएशन मैटर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप तो आइंस्टाइन देगा, लेकिन यहां पर जो दिखा रहा डुअल नेचर, तो मास वाला भी कन्वर्जन होना चाहिए। बहुत तगड़ा आर्गुमेंट उन्होंने खड़ा कर दिया, मस्ट हैव सिमेट्री वगैरह वगैरह, जैसा आप देख पाए। और उन्होंने उठाकर इस पे एक वेवलेंथ भी बढ़ा डाली कि जो मैटर होता है, जो वो मूव करता है, तो उसके पास एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। इसको बोलते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ। ये नाम इनका ब्रॉगली है, लेकिन पढ़ते डिब्रॉय हैं। तो खैर वो तो एक अलग की बात है। तो ये देखिए, ये इन्होंने फीचर बताया, रिलेशन बताया, लैम्डा हो गया, लैम्डा = H/P या H/mv। ये यहाँ इसमें ही देखें तो इसमें डुअल नेचर है। ये जो गुण है ये रेडिएशन वाला गुण है, वेव नेचर वाला।
भाई लेमडा किसका होता है? लेमडा तो वेव का होता है। और मोमेंटम किसका होता है? मोमेंटम कहानी होती है मैटर की। तो ये जो इक्वेशन है इन इटसेल्फ ये डुअल नेचर शो करती है। राइट लेफ्ट हैंड साइड आप वेव प्रॉपर्टी बता रहे हैं, राइट हैंड साइड आप मैटर की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। बात पकड़ में आपके आई होगी। तो उन्होंने ये डी ब्रॉय रिलेशन दे दिया, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉय रिलेशन, और इस लैम्डा को बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। आपसे पूछी जाए तो बता दीजिएगा। अभी हम देखेंगे ये मैटर वेव्स होती हैं, कुछ अलग टाइप से वेव्स होती हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा, मूव कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेवलेंथ होती है, वो डी ब्रॉय मैटर वेव होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ उसको बोलते हैं। और ये मैंने आपको समझा दिया, ये बात यहाँ लिखी है कि दोनों इक्वेशन अपने आप में डुअल नेचर रख रही हैं। अब जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो अगर आप देखें तो ये जो लेमडा बता गए अपने डी ब्रॉय साहब, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीचर में देखें तो वही लेमडा वहां निकलता है। भाई लेमडा उन्होंने बताया था पीछे H/P या H/mv। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंस में बात करें, ये देखिए P = hν/c, ये फोटोनिक पिक्चर में बात कर रहे हैं फोटोन के लिए। तो P हमने बोला था इसका मोमेंटम होता है hν/c। तो यहां पर अगर हम H/p निकालें, H/p, तो इसको क्या लिख दोगे? C/υ। और C/υ क्या होता है वेव में? लेमडा के बराबर। तो ये देखिए ये जो चीज है इस चीज से बिल्कुल रिजेम्बलेंस में है, एक ही जैसा मामला निकल रहा है। यानी जो वो मैटर वेव बता रहे हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ बता रहे हैं, वेव बता रहे हैं, वो फोटोन के वेवलेंथ से मैच कर रहा है। वही चीज आ रही है यहां पर, देख रहे हैं? तो ये एक तरह का सिमेट्रिसिटी आ रही है, या एक दूसरे के अनुसार एक जैसा आ रहा है। बात पकड़ में आई होगी। ये फोटोन का मतलब है जो फोटोनिक पिक्चर में लेमडा निकली थी, और वो क्या बता रहे थे? मैटर वाली। तो ये बात एकदम सही बैठते हुए लग रही है। अब बाद में ये तो खैर अभी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, अब तो ये प्रूफ कर लिया जा चुका है काफी एक्सपेरिमेंटों के द्वारा, जो अब आपके कोर्स में नहीं है। जर्मर मेजर एक्सपेरिमेंट वो सब आउट हो गया कोर्स से, जिसमें ये सिद्ध किया जा चुका है कि मैटर वेव्स होती हैं एक्सपेरिमेंटली। उस समय तो थ्योरी चल रही थी, ठीक? तो अब ये प्रूवन फैक्ट है। अब यहीं पर एक कदम और आगे बढ़ाइए, तो अब क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन जो पीछे लैम्डा हमारी स्मॉलर होगी हैवियर पार्टिकल के लिए। ये देखिए H/p या H/mv। तो जैसे जैसे मास आप बढ़ाओगे लैम्डा घट जाता है, मास बढ़ा है लैम्डा कम हो गया, रेसिप्रोकल है। इस चीज को दिखाने के लिए एनसीईआरटी में एक एग्जांपल था जो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपके सामने ले आऊं। तो यहां पर देखिए उन्होंने बोला था फॉर एग्जांपल द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। एक बॉल है, उसका मास है 0.12 किलोग्राम और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी है निकाल लीजिए। P मोमेंटम निकाल लिया 2.40, और लैम्डा H/p है, डिवाइड किया, और ये देखिए दिस इज द वेवलेंथ। यानी एक बॉल अगर 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, उसका मास 0.12 किलोग्राम है, तो उससे एसोसिएटेड लैम्डा बहुत ज्यादा कम है, 10⁻⁻34। इसलिए जो हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जो चीजें मूव करती हुई दिखती हैं, उनका लैम्डा हमें समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत ही कम होता है। कि अगर ये पेन चल रहा है तो ये वेव से एसोसिएटेड है, लेकिन भाई साहब वेव लेंथ बहुत छोटी है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है। तो आप समझ पाए होंगे। तो यही बात लिखी, दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। यानी कि हम लोग के पास मेजरमेंट का वो टूल ही नहीं है जो इस वेवलेंथ को नाप पावे। ये कह रहे हैं कि इतना छोटा आ जाता है। दिस इज रीजन वाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक मतलब जैसे हमारे नॉर्मल होता है, बॉल है, ये है, बड़ी चीजें, इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं, इन अवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज। On the other hand, in the subatomic domain, जहां इलेक्ट्रॉन की चर्चा होती है, the wave character of particle is significant and measurable। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा होता है तो इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट और मेजरेबल हो जाता है। तो ये वहां की बातचीत हो गई। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब एक कदम और इसी बात को और वो बताते जा रहे हैं डी ब्रॉय साहब। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या रहा है भाई? अब ये मैटर की बात कर रहे हैं, उधर तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी पड़ी थी। तो मैटर के पास मास तो है ही, मोमेंटम तो है ही, तो पार्टिकल वाला गुण है। अब लैम्डा भी तुमने जोड़ दिया तो ये वेव वाला गुण हो गया, तो ये भी डुअल नेचर हो गया। पार्टिकल के पास
अपना मैटर वाला गुण भी है, पार्टिकल वाला भी और वेव वाला भी है। अब यहां पे इन्होंने देखिए यही चीज बताई, डिब्रॉय पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस, यही कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करना चाहिए। इसके लिए वही जो मैंने अभी समझाया था, उन्होंने बोला कि भाई E इज इक्वल टू mc², यानी एनर्जी का मास से रिलेशन है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता। और पूरा संसार दो चीजों से बना है, नेचर लव सिमेट्री। तो जब हमारा रेडिएशन के पास पार्टिकल वाला नेचर है तो पार्टिकल के पास रेडिएशन वाला क्यों नहीं। ये दो उन्होंने बहुत ही तगड़े आर्गुमेंट दिए और झंडा गाड़ दिया, जो बाद में सही साबित हुआ। उस समय भी सही था थ्योरी के हिसाब से, लेकिन बाद में तो एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को प्रूफ कर लिया गया। अब तो ये पुख्ता सबूत है हमारे पास। तो द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड मैटर या फिर डिब्रॉय वेव्स। इन वेव्स को, जो वेव हमने पढ़ी है, ये वैसी वेव्स नहीं, उनसे अलग टाइप की हैं। इनको मैटर वेव्स या डिब्रॉय वेव्स बोलते हैं। और वेवलेंथ कैसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, mv वही और c का मतलब स्पीड इन लाइट की स्पीड, और इज इक्वल टू h अपॉन p, तो लैम्डा की वैल्यू h अपॉन p या h अपॉन mv। ये डिब्रॉय वेवलेंथ है या मैटर वेव्स हैं। ठीक, अब ये जो इसमें कुछ खास बात देख लेते हैं कि ये जो मैटर वेव्स होती हैं ना, ये वैसी वेव्स नहीं हैं जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी। अभी समझते हैं। पहले लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, मोमेंटम से इनवर्सली रिश्ता है इसका, मोमेंटम बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। दूसरा, अगर रुका हुआ है कोई पार्टिकल तो उसका लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर चल नहीं रहा है तो उससे कोई एसोसिएशन लैम्डा का नहीं मिलेगा, लैम्डा इन्फिनिटी। दूसरा, टू बी एसोसिएटेड विद ए डिब्रॉय वेव ए पार्टिकल नीड नॉट हैव ए चार्ज, यानी किसी पार्टिकल, इसमें चार्ज की तो कहीं डिस्कशन हुआ नहीं है। तो मैटर वेव के लिए पार्टिकल के पास चार्ज होने की आवश्यकता नहीं है, चार्ज हो और चाहे ना हो, मैटर वेव्स का चार्ज से कोई रिश्ता नहीं है। दैट इज वाई डिब्रॉय वेव्स आर ऑल्सो नोन एज मैटर वेव्स। ये मैटर वेव्स हैं, चार्ज से कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा था कि वो तभी पैदा होती हैं जब एक्सेलेटेड चार्ज का मोशन होता है, चार्ज इन एक्सेलेटेड मोशन चार्ज इन एक्सेलेटेड मोशन, तब हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां कह रहे हो चार्ज ना भी है तब भी मैटर वेव्स बन रही है, यानी उसके एक्सेलेटेड मोशन से कोई लेना देना नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। ये भी बात आप पकड़ लिए हैं। अब एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, उसको भी मोहब्बत से कर लेते हैं और बल्ले बल्ले काम खत्म। बहुत सरल चैप्टर और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा हम लोगों ने, मजा ही आ गया। तो एग्जाम्पल 11.3, व्हाट इज द डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ दिस वन। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसका पहले मोमेंटम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg और वेलोसिटी दे रखा 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4.92 आफ्टर कैलकुलेशन 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डिब्रॉय वेव क्या होती है, लिखते डिबॉर्गली हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। अंग्रेजों में यही सब लफड़ा है नाम में कुछ साइलेंट होता है बिना बात के, साइलेंट है तो नाम लगा क्यों रहे हो। खैर, अब है उनका तरीका। h अपॉन p, h की वैल्यू हो गई 6.63 इंटू 10 की पावर -34, p की वैल्यू है 4.92 इंटू 10 की पावर -24। तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा 0.135 नैनोमीटर। ये डिब्रॉय वेव आ गई साहब। और अगली बात करते हैं बी नंबर की। तो बी नंबर को इधर कर लेते हैं, वो भी वही बहुत ही सरल रहता भाई। इसमें लिखा हुआ है ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, 150 ग्राम की मास है और ट्रैवलिंग इतने हैं। तो पहले इसका मोमेंटम निकाल लिया जाए, तो P डैश लिख देते हैं, M डैश V डैश, मास कितना है 150 किलोग्राम में 0.150 और स्पीड इसकी 30 है, तो ये हो गया 4.50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डिब्रॉय वेव
de Broglie वेव लेंथ, यानी लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच डैश, एच डैश नहीं हो तो एच ही रहता है, तो एच अपॉन पी डैश। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, और रही पी डैश की वैल्यू तो 4.50, इसकी वैल्यू आ गई 1.47 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। ये आपका देखिए आंसर आ गया, यही पूछा था, काम खत्म। और इसी के साथ ये चैप्टर बढ़िया तरीके से खत्म। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए आप। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देख के आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, पसंद आने पे अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक मैंने अटैच कर दिया है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा जो मैं बनाता जा रहा हूं, जैसे वन शॉट, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्योर गोल्ड सीरीज, और भी जो चीजें आएंगी सब, तो उसको भी खोल के देखिए, अपनी इच्छा अनुसार रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।